नमस्कारम। आज हम बात करेंगे पुनर्जन्म की एक रहस्य जिसने सदियों से मानवता को आकर्षित किया है। क्या आत्मा सच में दोबारा जन्म लेती है या यह सिर्फ कल्पना है? हम उन असली कहानियों में उतरेंगे जहां बच्चों ने अपने पिछले जन्म की बातें बताई जो विज्ञान और तर्क दोनों को चुनौती देती हैं। क्या यह सिर्फ दिमाग का खेल है या वाकई चेतना शरीर के परे भी यात्रा करती है? आज हम भारत, स्कॉटलैंड और अमेरिका की सच्ची घटनाओं की पड़ताल करेंगे। हमारा उद्देश्य किसी निष्कर्ष पर पहुंचना नहीं, बल्कि खुले मन से इन रहस्यों को समझना है। तो चलिए पुनर्जन्म की इन सच्ची कहानियों के साथ अस्तित्व के नए आयाम को खोजते हैं। इस वीडियो में दिखाई गई सभी जानकारी और कहानियां इंटरनेट रिसर्च पर आधारित हैं। इन कहानियों की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकती है। हमारा उद्देश्य मनोरंजन करना है, किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। 1930 के दशक में एक असाधारण घटना ने दिल्ली को चौंका दिया। दिल्ली में रहने वाली शांति देवी नाम की एक छोटी बच्ची ने महज 4 साल की उम्र में एक अविश्वसनीय दावा किया। उसने दावा किया कि उसका असली घर दिल्ली में नहीं, बल्कि मथुरा में है, जो कि एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। इतना ही नहीं, वह अपने पति और बच्चों के बारे में बातें करने लगी, मानो वह एक अलग ही जीवन जी चुकी हो। उसने बताया कि पिछले जन्म में उसका नाम लुगदी देवी था और उसने अपने जीवन के बारे में कई निजी बातें बताईं। उसने अपने पति का नाम केदारनाथ चौबे बताया और कहा कि वह मथुरा में एक घर में रहती थी। उसने न केवल अपने घर का पता बताया, बल्कि उस इलाके की गलियों का नक्शा भी समझाया और अपनी मृत्यु के बाद की कुछ ऐसी घटनाएं भी बताईं जो किसी बाहरी व्यक्ति के लिए जानना असंभव था। शांति देवी के परिवार ने इस बात की सच्चाई जानने के लिए मथुरा में केदारनाथ को एक पत्र लिखा। कुछ दिनों बाद उन्हें जवाब मिला, जिसमें पता चला कि लुगदी देवी नाम की एक महिला की मृत्यु वास्तव में हुई थी और उसकी मृत्यु ठीक वैसे ही हुई थी जैसा कि शांति देवी ने अपनी बातों में बताया था। जब महात्मा गांधी को इस असाधारण मामले के बारे में पता चला तो उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इस मामले में रुचि ली। उन्होंने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने के लिए एक समिति बनाई, जिसमें कई प्रतिष्ठित लोग शामिल थे। समिति ने शांति देवी को मथुरा ले जाने का फैसला किया ताकि वह खुद अपनी यादों की सच्चाई साबित कर सके। मथुरा पहुंचने पर शांति देवी ने रेलवे स्टेशन पर ही अपने रिश्तेदारों को तुरंत पहचान लिया और बिना किसी की मदद के वह खुद ही सबको अपने पुराने घर तक ले गई। घर पहुंचकर उसने अपने पिछले जन्म के परिवार के सदस्यों को भी बिना किसी गलती के पहचाना। उसने घर में छुपाए गए उन पैसों की जगह भी बताई जिसके बारे में केवल लुगदी देवी को ही पता था। इसके बाद उसने अपने पति केदारनाथ से कुछ ऐसी निजी बातें साझा की जो केवल पति पत्नी के बीच ही हो सकती थी, जिससे केदारनाथ भावुक हो गए। शांति देवी का यह अद्भुत मामला आज भी सरकारी दस्तावेजों में दर्ज है, जो पुनर्जन्म के दावों को मजबूती देता है। इस मामले की जांच कई जाने माने और प्रतिष्ठित लोगों ने की, जिन्होंने अपनी अपनी राय दी। उन सभी का मानना था कि इस घटना को किसी भी तरह से धोखे या कल्पना का नाम नहीं दिया जा सकता। ये कहानी आज भी कई सवाल उठाती है। क्या हमारी यादें सिर्फ हमारे दिमाग की उपज है या इनका कोई और भी रहस्य है? क्या हमारी चेतना सच में एक अविश्वसनीय यात्रा पर है जो जीवन और मृत्यु के परे है? शांति देवी की यह रहस्यमय कहानी पुनर्जन्म के बारे में होने वाली हर बहस में एक मजबूत और अटूट उदाहरण बन गई। अब चलते हैं स्कॉटलैंड, एक ऐसा देश जो अपनी रहस्यमय कहानियों और प्राचीन किलों के लिए जाना जाता है, जहां ग्लासगो के कैमरून मैकाले नामक एक छोटे लड़के ने एक असाधारण कहानी बताई। 2 साल की छोटी सी उम्र से ही कैमरून आइल ऑफ बारा नामक एक दूरस्थ द्वीप पर अपने पिछले जीवन के बारे में अविश्वसनीय बातें बताने लगा। यह द्वीप, जो स्कॉटलैंड के बाहरी हेब्रिड्स द्वीप समूह का हिस्सा है, अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। उसकी बातें इतनी विस्तृत और भावनात्मक थीं कि सुनने वाले हैरान रह जाते थे। वह अपने पिछले जीवन की घटनाओं और रिश्तों को इतनी स्पष्टता से बताता था जैसे कि वह उन्हें अभी भी जी रहा हो। वह अक्सर अपनी बारा मॉम के बारे में बात करता था, उस महिला के बारे में जो पिछले जीवन में उसकी मां थी। इसके साथ ही वह अपने भाई बहनों के साथ बिताए पलों को भी याद करता था, उनके साथ खेले गए खेल और साझा किए गए रहस्य, और एक सफेद घर के बारे में विस्तार से बताता था जो उसकी यादों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था। वह घर, जो समुद्र तट के बिल्कुल पास था, उसकी कल्पना में बार बार आता था। उसकी यादें इतनी स्पष्ट थीं जैसे कि वह उस द्वीप पर हर दिन बिता रहा हो। उसकी मां नोर्मा इन कहानियों को सुनकर परेशान हो गई।
वह चिंतित थी कि कैमरून इतनी कम उम्र में ऐसी जटिल और भावनात्मक यादें कैसे रख सकता है। इसलिए परिवार ने मनोवैज्ञानिक डॉ. जिम टकर से संपर्क किया, जो बच्चों की पिछली जीवन की यादों के विशेषज्ञ थे। डॉम टकर पुनर्जन्म पर गहन शोध करते हैं और उन्होंने ऐसे कई मामलों का अध्ययन किया है जहां बच्चों ने अपने पिछले जीवन की अविश्वसनीय कहानियां बताई हैं। डॉ. टकर ने कैमरून की कहानी में दिलचस्पी दिखाई और उन्होंने उसके साथ 12 द्वीप की यात्रा करने का फैसला किया ताकि वह खुद देख सकें कि क्या कैमरून की यादें वास्तविक हैं। 12 पहुंचते ही कैमरून के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उस घर और उन जगहों को पहचान लिया जिनके बारे में उसने इतने सालों से बात की थी। वह सफेद घर जो उसकी यादों का केंद्र था, बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने बताया था। समुद्र तट जहां उसने अनगिनत घंटे खेले थे, उसकी कल्पना से भी सुंदर था। और हवाई जहाज जो 12 द्वीप पर उतरते थे, उसकी कहानियों का एक अभिन्न हिस्सा थे। सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने बताया था, हर विवरण, हर रंग, हर एहसास। हालांकि उस घर में अब कोई और परिवार रहता था जो कैमरून के लिए थोड़ा निराशाजनक था। लेकिन परिवार के बारे में उसने जो विवरण दिए, जैसे कि उनके पास एक काला सफेद कुत्ता था, बिल्कुल सच निकले। सिर्फ पिता का नाम मेल नहीं खाया, जो थोड़ा रहस्यमय था। पर बाकी बातें इतनी हैरान करने वाली थीं कि डॉ. टकर भी दंग रह गए। कैमरून ने घर के अंदर की उस गुप्त खिड़की को भी पहचान लिया जिसके बारे में उसने कभी किसी को नहीं बताया था। यह खिड़की जिसके बारे में वह हमेशा बात करता था, उसके पिछले जीवन की यादों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। यह मामला दिखाता है कि पुनर्जन्म की अवधारणा सिर्फ कहानियों तक ही सीमित नहीं है। यह दर्शाता है कि पुनर्जन्म की यादें सिर्फ एक देश या संस्कृति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक वैश्विक घटना हो सकती है। इतनी सटीक जानकारी का मिलना, जिसे कैमरून ने इतनी कम उम्र में बताया, निश्चित रूप से सिर्फ एक संयोग नहीं हो सकता। 12 की यात्रा के बाद कैमरून की बेचैनी काफी हद तक कम हो गई, जैसे कि उसे अपने पिछले जीवन की सच्चाई मिल गई हो। और धीरे धीरे उसने अपने पिछले जीवन की बातें करना लगभग बंद कर दिया, शायद इसलिए क्योंकि अब उसे उस द्वीप पर अपना घर मिल गया था, भले ही वह सिर्फ यादों में ही क्यों ना हो। मध्य प्रदेश की स्वर्णलता मिश्रा ने 3 साल की उम्र में अपने पिता को कटनी में अपने घर ले जाने को कहा। उसने बताया कि वह बिया पाठक थी, कटनी में रहती थी, 2 बेटे थे और गले की बीमारी से मरी थी। उसके पिता ने उसकी बातें दर्ज करना शुरू किया। स्वर्णलता ने एक और जन्म की यादें साझा की। बिया पाठक के बाद वह बांग्लादेश में कमला नाम से जन्मी थी और 9 साल में मर गई थी। वह बंगाली गीत भी गाती थी। डॉ. इयान स्टीवेंसन ने मामले की जांच की और पाया कि बिया पाठक नाम की महिला, उसके बेटे और मृत्यु के विवरण सब सच थे। स्वर्णलता ने पाठक परिवार के सदस्यों और घर की चीजों को पहचान लिया, निजी बातें साझा की और परिवार ने उसे अपनी बिया मान लिया। यह मामला 2 जन्मों की यादों का दुर्लभ उदाहरण है। यह दिखाता है कि चेतना का सफर एक रेखीय पथ नहीं, बल्कि चक्र है। कभी-कभी पिछले जीवन की झलकियां वर्तमान में आ जाती हैं। अमेरिका के जेम्स लाइनिंगर को 2 साल की उम्र से ही एक अजीब तरह का आकर्षण महसूस होने लगा। उसे हवाई जहाजों से एक अनोखा लगाव था, जैसे वो उन्हें पहले से जानता हो। लेकिन यह आकर्षण जल्द ही भयानक दुःस्वप्नों में बदल गया। उसे अक्सर जलता हुआ हवाई जहाज दिखाई देता और वो खुद को उसमें फंसा हुआ महसूस करता। बाहर न निकल पाने की चीखें उसके कानों में गूंजती रहती। ये सपने इतने जीवंत थे कि उसे लगता था जैसे वो सच में उस विमान में मौजूद है। नींद से जागने के बाद वो अक्सर बताता कि वह कोर्सेयर विमान उड़ाता था, एक ऐसा विमान जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने ये भी बताया कि वो नाटोमा जहाज से उड़ान भरता था और उसका दोस्त जैक लार्सन था, जिसके साथ उसने कई मिशन पर काम किया था। जेम्स को यह भी याद था कि उसकी मौत इवो जिमा के पास हुई थी, एक ऐसी जगह जिसके बारे में उसने शायद ही कभी सुना था। उसके पिता ब्रूस ने पहले तो इन बातों को बच्चों की कल्पना समझकर टाल दिया, लेकिन जेम्स के दावों की सच्चाई जानने के लिए उन्होंने इन दावों की जांच करने का फैसला किया और जांच में पाया कि यूएसएस नाटोमा बे नामक पोत वाकई था और वो द्वितीय विश्व युद्ध में इवो जिमा की लड़ाई में शामिल था। यह खोज ब्रूस के लिए एक बड़ा आश्चर्य थी। ब्रूस ने आगे खोजबीन की और उन्हें जैक लार्सन नाम का पायलट भी मिला, जिसने नाटोमा बे पर सेवा की थी। और स्क्वाड्रन में सिर्फ एक पायलट जेम्स हस्टन जूनियर इवो जिमा में मारा गया था। यह जानकारी ब्रूस को और भी हैरान कर रही थी। जेम्स को नाटोमा बे के सैनिकों के पुनर्मिलन में ले जाया गया,
ताकि वो अपनी यादों को और पुख्ता कर सके। जहां उसने कई सैनिकों को नाम से पहचान लिया और उनके साथ युद्ध के बारे में बातें की, उसने जेम्स हस्टन की बहन से बचपन की बातें साझा की जो सिर्फ उसका भाई जान सकता था। ये बातें सुनकर वो महिला हैरान रह गई। जेम्स के माता पिता, जो पहले पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे, अब इन घटनाओं के बाद पूरी तरह आश्वस्त हो गए कि जेम्स हस्टन का पुनर्जन्म है। यह मामला दिखाता है कि कभी-कभी पिछले जीवन की यादें इतनी विशिष्ट और सटीक होती हैं कि उन्हें नकारना मुश्किल है और ये हमारे सोचने के तरीके को बदल सकती है। उत्तर प्रदेश के टिटू सिंह ने 2.5 साल की उम्र में दावा किया कि वह सुरेश वर्मा है। आगरा में उसकी दुकान थी और उसकी हत्या हुई थी। उसने अपनी दुकान, सुरेश रेडियो, पत्नी उमा और 2 बच्चों का जिक्र किया। खास बात, उसके सिर पर जन्म का निशान ठीक वहीं था जहां गोली लगने की बात उसने कही थी। परिवार ने आगरा जाकर जांच की, सारी बातें सच निकली। टिटू को आगरा ले जाया गया जहां उसने बिना मदद के अपनी दुकान और परिवार को पहचान लिया। उसने उन 2 लोगों की पहचान की जिन्होंने उसकी हत्या की थी। पुलिस ने टिटू के बयान पर आरोपियों से पूछताछ की और उन्होंने अपराध कबूल कर लिया। यह शायद पहला मामला है जहां पिछले जन्म की गवाही से हत्यारे पकड़े गए। टिटू की कहानी दिखाती है कि कभी-कभी चेतना न्याय और अधूरे कार्यों को भी साथ ले जाती है। इंग्लैंड की जेनी कॉकेल को बचपन से सपने आते थे। वह खुद को मैरी नाम की आयरिश महिला के रूप में देखती थी जो 8 बच्चों की मां थी। उसे गांव मालाहाइड घर का नक्शा और बच्चों के चेहरे याद थे। यह तड़प इतनी गहरी थी कि उसने अपने बच्चों को खोजने का फैसला किया। जेनी ने अपनी यादों के आधार पर मालाहाइड के रिकॉर्ड खंगाले और मैरी सटन नाम की महिला का पता लगाया जिसकी मृत्यु 1930 के दशक में हुई थी। उसने मैरी के बेटे सन्नी से संपर्क किया। पहले संदेह था, लेकिन जब जेनी ने निजी बातें बताईं, तो सन्नी मान गया कि वह उसकी मां का पुनर्जन्म है। जेनी ने मैरी के 5 जीवित बच्चों को ढूंढ निकाला और सभी से मिली। यह पुनर्मिलन दशकों और जीवन के फासले को पाट रहा था। जेनी की कहानी दिखाती है कि कभी-कभी मातृत्व जैसी गहरी भावनाएं भी पुनर्जन्म की यादों को जीवित रखती हैं। इन कहानियों के बाद सवाल उठता है, विज्ञान क्या कहता है? पारंपरिक विज्ञान चेतना को मस्तिष्क की उपज मानता है और पुनर्जन्म को नहीं मानता। कुछ वैज्ञानिक इन घटनाओं को क्रिप्टोमनेसिया या परिवार के सुझावों का परिणाम मानते हैं, लेकिन शांति देवी या जेम्स लाइनिंगर जैसे मामलों में ये तर्क कमजोर पड़ जाते हैं। क्वांटम भौतिकी बताती है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, बस रूप बदलती है। कुछ सिद्धांतकार मानते हैं कि चेतना भी ऊर्जा का रूप हो सकती है। इयान स्टीवेंसन जैसे शोधकर्ताओं ने इन मामलों की कठोर जांच की और कई स्पष्टीकरणों को खारिज किया। आध्यात्मिक दृष्टि से हिंदू, बौद्ध, जैन धर्मों में पुनर्जन्म को जीवन के चक्र का हिस्सा माना जाता है। योग और ध्यान का उद्देश्य भी इसी चक्र को समझना और मोक्ष पाना है। ये कहानियां बताती हैं कि हम सिर्फ शरीर या मन नहीं, बल्कि एक शाश्वत चेतना है। विज्ञान कैसे का, आध्यात्मिकता क्यों का उत्तर देती है और शायद एक दिन दोनों मिलकर इस रहस्य को सुलझा पाएंगे। आज हमने समय और स्थान की सीमाओं को पार करते हुए असाधारण यात्राएं की। शांति देवी, जेम्स लाइनिंगर, जेनी कॉकेल और कई और। ये कहानियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि जीवन शायद उतना सरल नहीं जितना हम मानते हैं। इनका उद्देश्य आपको किसी बात पर विश्वास दिलाना नहीं, बल्कि आपकी अपनी खोज को प्रेरित करना है। अगर आपको यह यात्रा ज्ञानवर्धक लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय साझा करें। इस रहस्यमयी सफर में साथ देने के लिए धन्यवाद। नमस्कारम।